YDSE में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की फिल्म रखने से 1.5 अपवर्तनांक की फिल्म रखने से फ्रिंज प्रतिरूप पांचवी चमकीली के स्थान पर विस्थापित हो जाता है। फ्रिंज प्रतिरूप पांचवी चमकीली के स्थान पर विस्थापित हो जाता है तो फिल्म की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो फिल्म की मोटाई ज्ञात पांचवी चमकीली के स्थान पर विस्थापित हो जाती है तो फिल्म की मोटाई ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखना लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ब्रैकेट में लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। सॉल्व करो। चलो देख लेते हैं क्या है। तुम्हें बोल रहा है कि अपवर्तनांक जो है 1.5 है, लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है, या इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर। और तुम्हें क्या दिया हुआ है? पांचवी चमकीली। पांचवी चमकीली और तुमसे पूछ क्या रहा है? पट्टिका की मोटाई टी। तो देखना इसको कैसे करेंगे। डेल्टा एक्स बराबर μ-1 इंटू टी। डेल्टा एक्स पांचवी चमकीली, तो सूत्र क्या हो जाएगा? n लेमडा बराबर μ-1 इंटू टी। एन का मान 5, लेमडा का मान 6 इंटू 10⁻⁷, म्यू का मान 1.5 -1, टी ज्ञात करना है। तो ये 5 छक्का 30 इंटू 10⁻⁷, और इधर कितना बचेगा? 0.5। तो इसको इंटू टी, इसको इससे काट सकते हैं, कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 मतलब 60 आएगा, क्योंकि इधर दशमलव है। तो 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर बराबर टी। तो टी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6 माइक्रोमीटर, क्योंकि 10⁻⁻6 क्या होता है? माइक्रोमीटर। चार स्वतंत्र तरंग समीकरण, 4 स्वतंत्र तरंग समीकरण y1 बराबर 4 स्वतंत्र तरंग समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा टी, y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस π/2। y2 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस π/2, y3 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस π/3 व y4 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस π/4। y4 बराबर a sin ओमेगा टी प्लस π/4 है। तो किन दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होगा? किन दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होगा? सॉल्व करो।
आंसर लिख लेना, व्यतिकरण नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर व्यतिकरण नहीं होगा क्योंकि कला असंबद्ध स्रोत है। व्यतिकरण नहीं होगा क्योंकि कला असंबद्ध स्रोत है। यंग के प्रयोग में यदि कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक 3/2 है, यंग के प्रयोग में यदि कांच की पट्टिका का अपवर्तनांक 3/2 है तथा पट्टिका को किसी एक स्रोत के सामने रखा गया है, तथा पट्टिका को किसी एक स्रोत के सामने रखा गया है, केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज पहली काली फ्रिंज पर विस्थापित हो जाती है। केंद्र पर बनने वाली फ्रिंज पहली काली फ्रिंज पर विस्थापित हो जाती है यदि लेम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है, यदि लेम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है तो पट्टिका की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पट्टिका की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखना, क्वेश्चन तुम्हें दिया है ये हो गया S1, ये S2, ये सोर्स, और इसके सामने हम लोग लगा दिए पर्दा। तो पर्दे का केंद्र C, वो बोलता है कि जो केंद्र पर फ्रिंज मिलनी चाहिए थी वो कहाँ मिलती है, पहली काली पर। तो यहाँ पर केंद्र पर क्या होती है, चमकीली, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, पहली काली, और यहाँ पर पहली चमकीली, फिर दूसरी काली, फिर दूसरी चमकीली। तो वो बोलता है कि जो केंद्र पर फ्रिंज बनती है वो केंद्र पर ना बन करके कहाँ बनती है, पहली काली पर। तो हमें पता है कि दो क्रमागत चमकीली या दो क्रमागत काली के बीच की दूरी को बोलते हैं बीटा, फ्रिंज चौड़ाई। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जो फ्रिंज है वो पहले काली पर बनती है, यानी कि केंद्र से पहले काले की बीच की दूरी होगी β/2, और β/2 है तो डेल्टा x बराबर होता है β/λ μ-1 इंटू टी। तो यहाँ से डेल्टा x कितना है, β/2, क्योंकि फ्रिंज कितना विस्थापित हुआ, β/2 बराबर β/λ μ-1 इंटू टी। बीटा से बीटा कैंसल, लेमडा को इधर ले आओ, लेमडा का मान कितना था, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड 2, म्यू का मान 1.5 -1 टी ज्ञात करना है। तो ये कितना बचेगा, 0.5, तो 5 इंटू 10⁻⁷, और 0.5 को नीचे ले आओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁷। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर या 0.5 माइक्रोमीटर।
पतली फिल्म में व्यतिकरण हेडिंग, पतली फिल्म में व्यतिकरण, पतली फिल्म में व्यतिकरण। ब्रैकेट में लिख लेना पतली फिल्म का रंगीन दिखना, पतली फिल्म का रंगीन दिखना। जब श्वेत प्रकाश किसी पतली फिल्म पर आपतित होता है तो, जब श्वेत प्रकाश किसी पतली फिल्म पर आपतित होता है तो जब श्वेत प्रकाश किसी पतली फिल्म पर आपतित होता है तो आयाम के विभाजन के कारण आयाम के विभाजन के कारण परावर्तित व अपवर्तित तरंगें व्यतिकरण करती हैं। परावर्तित व अपवर्तित तरंगें व्यतिकरण करती हैं, जिसके कारण फिल्म रंगीन दिखाई देती है। जिसके कारण फिल्म रंगीन दिखाई देती है। लिखे एग्जाम्पल लिखना। धूप में साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, धूप में साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल लिखना, पानी पर तैरती हुई तेल की बूंद, पानी पर तैरती हुई तेल की बूंद, पानी पर तैरती हुई तेल की बूंद रंगीन दिखाई दे, धूप में रंगीन दिखाई देती है। धूप में रंगीन दिखाई देती है। लिख चुके? लिखना पतली फिल्म में व्यतिकरण लिखे हो ना, हेडिंग पतली फिल्म में व्यतिकरण। तो देखना पतली फिल्म में व्यतिकरण होता कैसे है। ये हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ये कोई पतली फिल्म है, ठीक है। तुम लोग जब साबुन के बुलबुले को या कि फिर शैम्पू के बुलबुले को फुलाते हो तो देखो एक पतली सी परत बनती है,
बनती है कि नहीं बनती है? उस पतली परत पे जब फूंक मारते हो तो वो बबल्स बन करके उड़ता है, और जब उस पर धूप पड़ता है तो वो देखना चमकता है, कलरफुल, रंगीन। तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारे पास एक इस तरह से वर्गाकार एक फिल्म है जिस पर पतली लेयर बनी हुई है, जिसका अपवर्तनांक कितना मान ले रहे हैं, म्यू, और इसकी मोटाई या चौड़ाई कितना है, टी। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब इस पर प्रकाश की किरण आएगी, तो ये हो गई प्रकाश की किरण, कैसी होनी चाहिए, श्वेत, श्वेत किरण, यानी कि श्वेत किरण में सभी कलर होते हैं। अगर श्वेत किरण नहीं आएगी तो रंगीन दिखाई नहीं देगी, तो श्वेत किरण होना चाहिए। जबकि YDAC में क्या होता था, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, मतलब कोई एक कलर लो, या येलो लो, या ग्रीन लो, या ब्लू लो, या रेड लो, सभी कलर नहीं, यानी कि व्हाइट लाइट उसमें यूज नहीं कर सकते। अगर व्हाइट लाइट यूज करोगे तो फ्रिंजें वहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर श्वेत प्रकाश जैसे आएगा, तो अब इस फिल्म पे आ रहा है, तो विरल से कहाँ चल रहा है, सघन में, तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो ये इधर चल देगी, और कुछ भाग इधर भी निकल जाएगा, जो इधर चला गया ये क्या हो गया, परावर्तित, परावर्तित, और जो इधर चला गया वो क्या है, अपवर्तित। तो यहाँ पर एक क्या डाल दे, अभिलंब, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। फिर उसके बाद प्रकाश की किरण यहाँ से फिर इधर चली जाएगी, यहाँ पर क्या करते हैं, एक डाल देते हैं अभिलंब, तो ये क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ पर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो अगर देखोगे तो पूरा प्रकाश इधर पे ये क्या हो जाएगा, पारगमित, पारगमित, मतलब ये फिल्म को क्या कर दी, पार कर दी। तो पूरा प्रकाश पार करेगी क्या, नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर श्वेत प्रकाश आई तो पूरा प्रकाश अपवर्तित नहीं हुई, कुछ क्या हो गई, परावर्तित। तो अब जब ये प्रकाश आएगी तो पूरा पारगमित नहीं होगी, यानी कि पूरी प्रकाश पार नहीं होगी, कुछ यहाँ से इधर चली जाएगी इस तरह से, और जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पर कोण आर है तो ये भी आर, और फिर ये यहाँ से कुछ प्रकाश जो है इधर निकल जाएगी और कुछ प्रकाश वापस फिर से इसमें लौट जाएगी, और यहाँ पर भी लंब डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, आर, तो ये भी आर, और कुछ को इधर बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई, और फिर यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, पारगमित। तो यहाँ पर देखोगे तो चार घटनाएं हो रही हैं, इसको ले रहे हैं S1, ये S2, ये S3, ये S4। तो देखो ना, तुम्हारा थ्योरी क्या कहता है कि जब परावर्तित और अपवर्तित किरण क्या करे, जब परावर्तित और अपवर्तित किरण पीछे जब इनको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेंगी, और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या हो जाता है, व्यतिकरण, और व्यतिकरण होने के कारण ये कैसे दिखाई देंगे, रंगीन। उसी तरह इधर ये जो पारगमित किरण है ये आपस में कहीं ना कहीं व्यतिकरण करेंगी, तो इनका भी क्या हो जाएगा, व्यतिकरण, इसलिए किरणें कैसे दिखाई देंगी हमें, रंगीन। तो यहाँ पर चार घटना हो रही है, S1, S2, S3, S4। ये जो आपतित किरण है इसको मान ले रहे हैं हम लोग, ये D, ये C, ये B और ये A। तो यहाँ पर चार तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उनमें से सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं किसको, परावर्तित, परावर्तित भाग। तो परावर्तित तो केवल दो ही हो रही हैं, एक तो S1 और दूसरा S2। तो परावर्तित भाग में व्यतिकरण बोल सकते हो, व्यतिकरण। तो परावर्तित भाग में व्यतिकरण होगा यानी S1 एंड S2 में। तो S1 S2 में तुम्हें याद क्या रखना है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 बराबर n लेमडा। ये तब होगा ऐसा जब व्यतिकरण कैसा होगा, समपोषी। पता कैसे चला, डेल्टा x क्या है, n लेमडा, और अगर विनाशी होता तो क्या होता, 2n-1 लेमडा बाई 2। तो ये समपोषी है परावर्तित भाग में। यदि विनाशी होता तो इसको क्या लिखते हैं, 2 म्यू टी
cos r माइनस लेमडा बाई 2 बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ये कब होगा? जब व्यतिकरण कैसा हो? विनाशी। तो यही सेम कहानी पारगमित भाग में भी तो होगी। तो पारगमित भाग में भी देख लेते हैं। पारगमित भाग में व्यतिकरण, तो पारगमित भाग में व्यतिकरण होगा तो पारगमित भाग तो यहाँ पे केवल दो है, कौन कौन? S3 और S4। तो S3 एंड S4 में तो दो कहानी फिर से होगी। जैसे यहाँ पे संपोषी विनाशी होगा वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? संपोषी और विनाशी। तो अगर संपोषी होता है तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लेमडा। ये कब होगा? जब व्यतिकरण कब हो? संपोषी। और 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ऐसा कब होगा? जब व्यतिकरण कैसा हो? विनाशी। अब इसमें कौन कौन क्या है ये ध्यान रखना। म्यू क्या है? फिल्म का अपवर्तनांक। टी क्या है? फिल्म की मोटाई या चौड़ाई। आर क्या है? अपवर्तन कोण। क्योंकि भाई आई क्या हो गया? आपतन, तो आर क्या हो गया? अपवर्तन। तो आर क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। एन तुम्हें पता ही है, और लेमडा तरंग दैर्ध्य। तो ये इसमें चार आते हैं। जब परावर्तित होगा तो कुछ नहीं, माइनस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2। और जब पारगमित होगा तो लेमडा बाई 2 नहीं होता है। थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। देखना YDSE में जब तुम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर तुम लोगों को फ्रिंज के बारे में बताया गया था। यहाँ पर नोट, ये जो हमारी पतली फिल्म इस पर बनती है इसकी मोटाई लगभग फिल्म की मोटाई 0.1 माइक्रोमीटर होती है, यानी इतनी पतली फिल्म बनती है। पहला बात। दूसरा, फ्रिंज की आकृति, फ्रिंज की आकृति यानी कि फ्रिंज कैसे बनेंगी। देखना तुम लोगों को पहले भी बताए थे। नंबर पहला, हमारे पास ये क्या हो गया? स्लिट S1 S2, ये हो गया सोर्स। अगर पर्दा हम लोग इसके सामने रख दें, यानी कि स्लिट के समांतर है, स्लिट के समांतर पर्दा है तो अगर स्लिट के समांतर पर्दा रहेगा तो फ्रिंज जो होती है वो कैसी बनती है? इस तरह से। और इस आकार को बोलेंगे अति परवलय। और दूसरा, अगर स्लिट के लंबवत पर्दा रख दे तो अगर लंबवत में पर्दा रखोगे तो हमने बताया था फ्रिंजें कैसी बनती हैं? संकेंद्री वृत्ताकार, यानी कि पर्दा इस बार ऐसे लगा है तो फ्रिंज इस तरह से बनेंगी। इसको आकृति का नाम क्या बोले थे? संकेंद्री वृत्ताकार। और अगर तीसरा नंबर, कैपिटल डी वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल डी, मतलब इन स्लिटों के बीच की जो दूरी है इसकी तुलना में पर्दे की दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में
ये S1, ये S2, ये सोर्स, और पर्दा इधर लगा है। तो ऐसे कंडीशन है जो फ्रिंज बनती हैं। उसको निकाल लो ना बाहर, दिमाग तो है नहीं चो। तो देखना, अगर ऐसे होगा तो फ्रिंज इस तरह से सीधी रेखा में बनती है, सीधी रेखा में। तो इसमें से देखो, ये वाला जो है और ये जो है, इन दोनों को नहीं दिखा सकते, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हम तुम लोगों को दिखा सकते हैं कि अगर पर्दे की दूरी स्लिट की दूरी से बहुत ज़्यादा हो तो फ्रिंज जो है एक सीधी रेखा में कैसे बनती है। तो ये तीनों कंडीशन लिख लेना। और ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा था कि अगर स्लिट के समांतर पर्दा लगा दें तो फ्रिंज की आकृति कैसी होती है। लिखना 4.3, सॉरी 4/3, 4/3 अपवर्तनांक वाली पतली फिल्म पर 4/3 अपवर्तनांक वाली पतली फिल्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है, श्वेत प्रकाश आपतित होती है, जिससे जिससे अपवर्तन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, जिससे अपवर्तन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो पारगमित प्रकाश में, तो पारगमित प्रकाश में 6 × 10⁻⁵, 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य के संगत, तरंगदैर्घ्य के संगत फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी, फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी, फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी, जिससे काली फ्रिंज प्राप्त हो, जिससे काली फ्रिंज प्राप्त हो। सॉल्व करना, टाइम है 20 सेकेंड। क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला है, तरंग दैर्घ्य कितना दिया है, 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा, लेमडा। और तुम्हें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू दिया है 4/3 या 1.33, अपवर्तन कोण आर दे दिया है 30 डिग्री। तुम्हें बोल रहा है काली फ्रिंज मिलती है, काली फ्रिंज बनती है, काली फ्रिंज बनती है तो वो पारगमित पर बनती है। उसने बोला है ना कब बनता है, पारगमन पर। तो पारगमित भाग के लिए काली बन रही है, काली मतलब विनाशी, और अगर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है तो फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2μ
टी कॉस आर बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2, ये लिख सकते हो। तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर लेमडा बाई 2, इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा? म्यू का मान दिया है, टी का मान ज्ञात करना है तुम्हें। तो 2 इंटू 4/3 इंटू टी इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2n-1, तो कितना? 1 इंटू 1, और लेमडा का मान कितना है? 6 इंटू 10⁻⁷ तो यहाँ से हल कर दे। ये कितना हो जाएगा? cos 30 का मान √3/2, और ये कितना हो जाएगा? 8/3 इंटू √3/2 इंटू टी बराबर, ये कितना हो जाएगा? 1, और इधर पर 6 को डायरेक्ट काट करके सॉल्व कर देना। कितना? 3 इंटू 10⁻⁷, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटा 4, इधर कितना बचेगा? 4/√3 इंटू 3, तो 4√3, इसको भी नीचे ही ले जाते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू टी बराबर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4√3 वही रहेगा, 3 का 3 से 9, 10⁻⁷ इंटू टी बराबर 1। पूरे को इधर कर दो तो टी का मान मिल जाएगा कितना? 9 इंटू 10⁻⁷/4√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 9, 4 इंटू √3 का मान 1.72, 10⁻⁷। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 और 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 5 एक 6, 6.88 डिवाइड 9 इंटू 10⁻6.9 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे भाग कर दें, 1.2 मान सकते हो। एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 3, तो 6 18, मतलब 1.3 या 2 के समथिंग इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर माइक्रोमीटर में करें तो यहाँ 0.13 माइक्रोमीटर। आईडीएसई में YDSE में समान तीव्रता के दो कला संबद्ध स्रोत, YDSE में समान तीव्रता के दो कला संबद्ध स्रोत लेने से, कला संबद्ध स्रोत लेने से केंद्र पर तीव्रता I1 प्राप्त होती है। केंद्र पर तीव्रता I1 प्राप्त होती है, परंतु समान तीव्रता के दो कला असंबद्ध स्रोत, परंतु समान तीव्रता के दो कला असंबद्ध स्रोत लेने से तीव्रता I2 प्राप्त होती है। तीव्रता I2 प्राप्त होती है, तो I1/I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो I1/I2 का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला था
की दो समान तीव्रता है, तो स्रोत कैसा है हमारा, कला संबद्ध। और अगर कला संबद्ध स्रोत है तो परिणामी तीव्रता कितनी है, I1, और ये कितना होता है, √I प्लस, यहाँ पे परिणामी लिख दे रहे हैं अभी, √I2 का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब स्रोत कैसा होगा, कला संबद्ध। तो वो बोलता है कि दोनों की तीव्रता क्या है, समान है। तो I1 बराबर I2 बराबर I, तो I परिणामी कितना हो जाता था, यहाँ पर मान रखने पर आता था 2√I का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते तो आता था 4I, और उसने I परिणामी को क्या बोला है, I1, यानी I1 बराबर 4I। ये तो तब आया जब स्रोत कैसा था, कला संबद्ध। अगर हमारा स्रोत क्या हो जाए, कला असंबद्ध, तो जब स्रोत कला असंबद्ध स्रोत है तो उस समय पर परिणामी तीव्रता I परिणामी आती थी I1 प्लस I2। कल नोट में हमने बताया था कि अगर असंबद्ध स्रोत हो तो परिणामी तीव्रता कितना आता है, I1 प्लस I2। तो I परिणामी को इसने कितना माना है, I2, और I1 I2 क्या हो जाएंगे, I, तो I प्लस I बराबर कितना हो जाएगा, 2I। तो हमसे पूछा है I1 बटे I2 का अनुपात, तो यहीं पर कर देते हैं I1 बटे I2 बराबर 4I डिवाइड 2I। तो I से I कैंसल, 4 से 2 कैंसल, आएगा कितना, 2/1, या ओनली 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्लिट के सामने YDSE में, एक स्लिट के सामने YDSE में एक स्लिट के सामने 1.2 माइक्रोमीटर, YDSE में एक स्लिट के सामने 1.2 माइक्रोमीटर मोटाई और 1.5 अपवर्तनांक की, और 1.5 अपवर्तनांक की कांच की पट्टिका रखी गई है। एक 1.5 अपवर्तनांक की कांच की पट्टिका रखी गई है, जबकि दूसरी स्लिट के सामने, जबकि दूसरी स्लिट के सामने 2.5 अपवर्तनांक की पट्टिका रखने से अपवर्तनांक की पट्टिका रखने से फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होता है। फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होता है, तो दूसरी पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरी पट्टिका की मोटाई ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो, टाइम है 15 सेकेंड। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है आंसर। वो बोलता है कि फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित नहीं होता है। फ्रिंज विस्थापित नहीं होता है। जब फ्रिंज विस्थापित नहीं होता है, इसका मतलब डेल्टा एक्स पथांतर क्या होगा, 0। इसका मतलब डेल्टा x1 बराबर डेल्टा x2। तो फ्रिंज अगर विस्थापित नहीं हो रही है तो μ1 माइनस 1 इंटू T1 बराबर μ2 माइनस 1 इंटू
T2। μ1 का मान कितना दिया है 1.5 माइनस 1। पट्टिका की मोटाई कितनी दी हुई है 1.2। 1.2 और μ2 का मान कितना दिया है 2.5 माइनस 1। T2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0.5 इंटू 1.2 बराबर 0.5 इंटू T2। तो 12 पंचे 60, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव। इधर पर कितना 0 पॉइंट, इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट 0.5 इंटू T2। तो यहाँ पर T2 बराबर कितना आ जाएगा 5 9 10 5 तिहाई 5 एकम 5 और इधर सॉरी 1.5। तो 15 चौको 60, तो 0.4 माइक्रोमीटर। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक बाद, तो इधर पर दशमलव रहेगा ही। यंग के प्रयोग में समान चौड़ाई के, यंग के प्रयोग में समान चौड़ाई के यंग के प्रयोग में समान चौड़ाई के दो स्लीटों से पर्दे के केंद्र पर तीव्रता I0 प्राप्त होती है। पर्दे के केंद्र पर तीव्रता I0 प्राप्त होती है। यदि एक स्लिट को ढक दें या बंद कर दें, यदि एक स्लिट को ढक दें या बंद कर दें तो केंद्र पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो केंद्र पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। ना क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला है कि YDSE में समान तीव्रता की दो तरंगे जब व्यतिकरण करेंगी तो केंद्र पर तीव्रता कितनी मिलती है I0। तो I मैक्स का मान कितना होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। वो बोल रहा है दोनों तरंगों की तीव्रता क्या है समान है, यानी I1 बराबर I2 बराबर I। तो I मैक्स कितना हो जाएगा 4I, यही होगा। तो वो बोलता है कि तीव्रता उसे कितनी मिलती है I0, यानी कि I मैक्सिमम या I परिणामी उसे कितना मिला I0 बराबर 4I। तो बोलता है तीव्रता कितनी होगी, तो I बराबर हो जाएगा I0 बाई 4। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे I बराबर I मैक्स बाई 4, यानी अधिकतम का 1/4 हो जाएगा। परिवर्तन इंग्लिश में डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। लिखे, लेकिन आप प्रकाश की तरंग का किसी अवरोधक या प्रकाश की तरंग का किसी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से
द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में, उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में फैलने को विवर्तन कहते हैं। फैलने को विवर्तन कहते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, इसकी खोज सर्वप्रथम ग्रीमाल्डी, इसकी खोज सर्वप्रथम ग्रीमाल्डी ने की थी तथा व्याख्या फ्रेजनल ने की थी, तथा व्याख्या फ्रेजनल ने की थी। आगे उसी में लिखना, विवर्तन के प्रभाव देखने के लिए, विवर्तन के प्रभाव देखने के लिए तरंग के तरंगदैर्ध्य, विवर्तन के प्रभाव देखने के लिए, विवर्तन के प्रभाव देखने के लिए तरंग के तरंगदैर्ध्य लेम्डा का मान अवरोधक के आकार के कोटि का होना चाहिए, अवरोधक के आकार के कोटि का होना चाहिए। अर्थात नीचे लिख लेना, लेम्डा समानुपाते विवर्तन, लेम्डा समानुपाती विवर्तन। इसको डिब्बा में पैक कर दो, यानी कि जिसका तरंगदैर्ध्य जितना ज्यादा होगा उसका विवर्तन भी उतना ज्यादा होगा। लिखे। अब इससे रिलेटेड पहला पॉइंट लिखना, विवर्तन सभी प्रकार के तरंगों में संभव है। फर्स्ट पॉइंट, विवर्तन सभी प्रकार के तरंगों में संभव है। विवर्तन सभी प्रकार के तरंगों में संभव है। नंबर सेकेंड, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों के सापेक्ष अधिक होता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की सापेक्ष अधिक होता है। इसलिए एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि, इसलिए एक कमरे से दूसरे कमरे में ध्वनि आसानी से सुनाई देती है। तीसरा पॉइंट, रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य, तीसरा पॉइंट, रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण, रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका विवर्तन भी अधिक होता है। इनका विवर्तन भी अधिक होता है। लास्ट आखिरी पॉइंट लिखना, विवर्तन
प्रकाश का पूर्णतः विवर्तन प्रकाश का पूर्णतः सरल रेखा में विवर्तन प्रकाश का पूर्णतः सरल रेखा में संचरित नहीं करने को समझाता है। लिख चुके? एकल स्लिट विवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। एकल स्लिट विवर्तन या इंग्लिश में बोल सकते हो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, या इसका दूसरा नाम लिख लेना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके बारे में कौन समझा रहा है अभी? फ्रॉनहोफर। तो इसका दूसरा नाम है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। मतलब जो वाईडीएसई ने काम 2 स्लिट के साथ किया था उसको फ्रॉनहोफर 1 स्लिट से करता है। लिख चुके? तो देखना, इसके पहले जो तुम लोग डबल स्लिट पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट में क्या है? ये हमारे पास एक सोर्स है और इस सोर्स से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, लेकिन उससे पहले ये उत्तल लेंस से होकर गुजरती हैं। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी? कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए हैं? स्लिट। तो ये जो स्लिट है, इस स्लिट की जो दूरी है या मोटाई है या चौड़ाई है वो क्या है? ए। वहाँ पर 2 स्लिट थी, S1 S2, दोनों के बीच की दूरी क्या थी? डी। यहाँ पे स्लिट का जो आकार है वो क्या है? ए। तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो पहले कहाँ चलेंगी? उत्तल लेंस के पास। उत्तल लेंस से स्लिट पर पहुँचती हैं। तो देखोगे कि जो स्लिट है यहाँ पर केवल एक ही छिद्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक स्लिट या एक झिर्री या एक छिद्र विवर्तन। उसके साथ जब इसके सामने यानी इसके समांतर हम लोग क्या लगा दें? पर्दा। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। तो इसके सामने जब हम लोग पर्दा लगा देते हैं तो पर्दा लगाने के बाद इसके केंद्र पर अगर हम लोग बात करें तो केंद्र पर कुछ इस टाइप से फ्रिंज हमें दिखाई देती है। ये हो गया इसका सेंटर, और उसके बाद फ्रिंज फिर कुछ इस तरह से ऐसे लगातार हमें मिलती जाएंगी। इधर भी सेम कहानी। तो एक चीज देख रहे हो तुम लोग, केंद्र पर जो फ्रिंज है इसकी तीव्रता या इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद लगातार धीरे धीरे घटती जा रही है। यानी कि जो हम लोग वाईडीएसई में पढ़ते थे वहां पर केंद्र पर फ्रिंज की तीव्रता और आगे भी फ्रिंज की तीव्रता सभी में की समान होती थी, यानी कि चमकीली सभी एक जैसे चमकीली ही दिखाई देंगी,
काली सभी एक जैसे काली होती थी। और उसमें ये भी बताया था कि अगर अवरोधक सामने क्या लगा दे पट्टी का, तो चमकीली कम चमकीली और काली कम काली दिखाई देगी। लेकिन सिंगल स्लिट में क्या होता है कि केंद्रीय चमकीली जो होती है ये सबसे ज़्यादा चमकीली होती है। इसके बाद जितनी भी चमकीली होंगी धीरे धीरे उनकी तीव्रता घटती जाएगी। उसी तरह जो काली होती है उसकी भी तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। तो जो केंद्र की चमकीली फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है और कितनी होती है, आई नॉट। तो यहाँ पर ये जो केंद्र पर है, यहाँ से ये फिर ये फिर ये, और इधर ये, तो ये जहाँ जहाँ पे है ये लेमडा, ये दूरी जो होती है सेंटर से यहाँ तक की ये होती है क्या, लेमडा बाई 2। इधर भी दूरी कितनी होती है, लेमडा बाई 2। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आता है, लेमडा। फिर उसके बाद ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 लेमडा बाई 2। फिर ये 5 लेमडा बाई 2। फिर ये 7 लेमडा बाई 2। तो सेम कहानी नीचे भी होती है। इधर पे कितना लेमडा, तो ये कितना आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2। ये कितना 5 लेमडा बाई 2। और उसके बाद ये 7 लेमडा बाई 2। तो इस तरह से यहाँ पर केंद्र पर फ्रिंजें बनती हैं। केंद्र वाला जो है सबसे ज़्यादा तीव्रता की होती है, इसलिए इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट। और जो केंद्रीय उच्चिष्ट है इसकी तीव्रता होती है आई नॉट। उसकी तीव्रता लगातार घटती जाती है। ये तीव्रता हो जाती है आई नॉट बटे 22। ये तीव्रता हो जाती है आई नॉट बटे 61। तो इस तरह से तीव्रता लगातार घटती जाएगी। अगर तुम्हें तीव्रता का फार्मूला निकालना है तो आई बराबर होता है आई नॉट बट्टे 2n प्लस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। इससे तुम लोग तीव्रता निकाल सकते हो कि 5वीं चमकीली, 6वीं चमकीली, 8वीं चमकीली की तीव्रता कितनी होगी। तो पहली की आई नॉट, उसके बाद आई नॉट बटे 22, फिर उसके बाद आई नॉट बटे 61। तो इससे सॉल्व करोगे तो तुम्हें हर एक की तीव्रता मिल जाएगी। तो ये उसका जनरल फार्मूला है कि केंद्र पर कितना होगा, दूसरी चमकीली, तीसरी चमकीली, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो जो उठी है ये सब क्या है, चमकीली। जितनी भी उठी है ये सब चमकीली। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, काली। फिर ये क्या है, चमकीली। फिर ये पूरा क्या है, काली। सॉरी एक मिनट, ये है काली और ये चमकीली, ये काली और ये चमकीली। मतलब जहाँ पर ये उठा हुआ है वो सब क्या है, चमकीली, और जहाँ पर डाउन हो गया है वो सब क्या है, काली। तो ये सब क्या है, चमकीली। तो देखोगे तो हम लोग YDS में क्या देखे थे कि केंद्र पर चमकीली मिलती है, केंद्र के ऊपर और केंद्र के नीचे क्या मिलती थी, काली। लेकिन यहाँ पे केंद्र से लेमडा बाई 2 और केंद्र के नीचे भी लेमडा बाई 2 दूरी तक पूरी चमकीली फ्रिंज मिलती है। उसके बाद फिर चमकीली काली जो होता है। तो यहाँ पर इसके बाद ये क्या मिलेगी, काली। तो ये पूरा क्या होगा, चमकीली। तो फिर ये क्या हो जाएगी, काली। तो ये पूरा क्या हो जाएगी, चमकीली। फिर ये क्या होगी, काली। तो इस तरह से इसमें फ्रिंज मिलती रहती है, समझे। अच्छा, यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा 2 बीटा होता है, बीटा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखोगे तो चमकीली हम लोग क्या बोले, 2 क्रमागत चमकीली या 2 क्रमागत काली। 2 क्रमागत काली के बीच की दूरी 2 बीटा हो जाएगी यहाँ पर, जबकि वहाँ पे कितना होता था, बीटा। तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे D दूरी पर क्या लगा दिए हैं, पर्दा। तो पर्दा लगाएंगे तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ से चलेंगी कहाँ, बिंदु P पर।
ये तो इसका सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से भी प्रकाश की किरणें चलेंगी कहाँ, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर चलेंगी तो देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा, और ये क्या है, स्लिट की चौड़ाई, और इसको इससे मिला देते हैं सेंटर से। तो इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करके देखते हैं, उसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये हो गया बिंदु P, ये हो गया हम लोगों का सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी D। ये जो चौड़ाई है ये क्या है, A। तो इसको ना इससे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये हो गया बिंदु P, ये दूरी क्या हो गई, xn या x मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसको इससे मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x पथांतर, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये है डेल्टा x, ये है थीटा, ये है a। तो हमें पता है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो डेल्टा x बटे a। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि साइन थीटा, या सीधे बोलते हैं थीटा, अल्प कोण है तो साइन थीटा बराबर 1 बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा x बराबर a साइन थीटा। जैसे वहाँ पर पढ़े थे डेल्टा x बराबर d साइन थीटा, तो यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई क्या है, a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। वहाँ पे पढ़े थे d साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटे a। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर डेल्टा x बटे a। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बिंदु जो P है, इस बिंदु P पर हमें क्या मिले, चमकीली या कि फिर काली। तो अगर चमकीली मिलेगी तो हमारा जो ये फार्मूला है यहाँ पर कितना आ जाएगा, बिंदु P पर दीप्त या चमकीली फ्रिंज। तो अगर बिंदु P पर दीप्त या चमकीली फ्रिंज मिलती है तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, n लेमडा d बटे a, यानी फार्मूला वही है, n लेमडा d बटे d। कहानी सेम है यदि बिंदु P पर क्या मिल जाए, अदीप्त, क्या मिल जाए हमें, अदीप्त या काली। तो मान क्या लिखेंगे, डेल्टा x बराबर 2n प्लस 1 लेमडा d बटे 2a। उसमें देखे थे 2n माइनस 1 लिखे थे, यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखे हैं, दिक्कत उससे कोई नहीं है, मतलब दोनों का एक ही आता है। तो ये तो बिंदु P की बात कर रहा है, ध्यान रखना, बिंदु P की ये बात हो रही है। अगर P के अलावा कहीं और पूछ दे गलती से केंद्र पर, तो फिर ये फार्मूला मत लगाना। क्यों, क्योंकि वाईडी असीम क्या होता था, केंद्र पर चमकीली मिलती थी, केंद्र के ऊपर नीचे काली, और फ्रिंज चौड़ाई क्या आती थी, बीटा। जबकि यहाँ पर केंद्र पर चमकीली फ्रिंज तो मिलती है लेकिन फ्रिंज चौड़ाई बीटा नहीं बल्कि क्या होती है, 2 बीटा। तो ये बिंदु P पर ये दोनों फार्मूला लगा लोगे, लेकिन केंद्र के लिए फार्मूला ये नहीं लगाओगे। केंद्र के लिए हम लोग दूसरा फार्मूला देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ, केंद्र की। केंद्र पर फ्रिंज चौड़ाई यानी बीटा बराबर क्या होता था, लेमडा d बटे a। तो यहाँ पर बीटा कितना होता है, 2 गुना, यानी कि 2 लेमडा d बटे a। और केंद्र पर कोणीय चौड़ाई
ये कितना होता था थीटा, या इसको अल्फा भी ले सकते हो। अल्फा कितना आता था लेमडा बटे डी, ये आता था ना, यानी लेमडा बाई ए। तो यहाँ पर कोणीय चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे 2 लेमडा बाई ए। तो केंद्र की कहानी ये होगी, जबकि इनकी कहानी ये है। केंद्र वाला अलग चीज है और इधर अलग चीज है, क्योंकि केंद्र पर यहां से यहां तक यानी 2 बीटा तक पूरा क्या मिलता है हमें चमकीली। पी पर कोणीय चौड़ाई, तो पी पर कोणीय चौड़ाई जो होती है अल्फा, वो कितना होगा 2n+1, अच्छा सॉरी पहले क्या है दीप्त है ना, तो दीप्त के लिए क्या होगा अल्फा n लेमडा बाई ए, ये दीप्त की बात है। जब अदीप्त होगा तो अल्फा हो जाएगा क्या 2n+1 लेमडा बाई 2a। तो ये हो गया अदीप्त के लिए, ये हो गया दीप्त के लिए, और केंद्र के लिए उधर है ही, क्योंकि केंद्र दीप्त अदीप्त का स्थान चेंज कर दो, यहाँ पर अदीप्त होगा, अदीप्त या काली, और यहाँ पर दीप्त या चमकीली। मतलब जो भी फार्मूला है उसका उल्टा है यहाँ पर।